डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। गति विज्ञान की इस कक्षा के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मोशन अंडर डिफरेंट वेरिएबल लॉज यानी विभिन्न चर बल नियमों के अंतर्गत गति का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत मोशन अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन गति क्या होती है, इसका विस्तृत विश्लेषण किया था। साथ ही इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के हल भी ज्ञात किए थे। इसी क्रम में आज हम मोशन अंडर रिपल्शन वेराइंग एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी केंद्र से दूरी की समानुपाती प्रतिकर्षण के अधीन गति क्या होती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। दिया हुआ है कि m द्रव्यमान के कण की गति जो प्रतिकर्षण बल mu(x) के अधीन गमन करता है, जहाँ x इसकी प्रतिकर्षण केंद्र से दूरी हो, तो गति की विवेचना कीजिए। मान लेते हैं कि किसी सरल रेखा पर O एक स्थिर बिंदु है जो कि हमारा बल केंद्र है यानी सेंटर ऑफ फोर्स है, और यदि कोई पार्टिकल जो प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्शन के तहत गति कर रहा है, उसकी स्थिति किसी समय t पर p बिंदु पर है और O से p की दूरी x है, तो उस कण की गति का समीकरण होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू m म्यू एक्स। प्रतिकर्षण बल हमें m म्यू एक्स दे रखा है और x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। x डबल डॉट एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं v डी बाई डी एक्स। तो जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति लेते हैं हम कि मान लेते हैं पार्टिकल जो है वो a बिंदु से स्टार्ट होता है और विरामावस्था से स्टार्ट होता है, जहाँ O से A के बीच की दूरी स्मॉल a है और x जो है, क्योंकि पार्टिकल P बिंदु पर है और OP की दूरी x है और यहाँ पर x जो है वो A से बड़ा है, तो A बिंदु पर v इक्वल टू 0, v वेलोसिटी 0 और x इक्वल टू a। जब हम ये दोनों मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें c का मान प्राप्त होगा माइनस म्यू ए स्क्वायर। यह c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें समीकरण 2 का यह रूप प्राप्त होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। यह समीकरण यह दर्शाता है कि जो कण है उसका x दूरी पर उसका वेग क्या होगा, वो इस समीकरण से ज्ञात होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह समीकरण किसी कण की गति यानी वेग और दूरी के बीच संबंध दर्शाता है। पुनः इस समीकरण को हम यूँ लिख सकते हैं v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू रूट म्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर रूट में प्लस का चिन्ह ले रहे हैं क्योंकि पार्टिकल की जो गति है वो x के बढ़ने की दिशा में है। एक बार फिर वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास है रूट म्यू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर हमें प्राप्त होता है रूट म्यू टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस सी डैश, जहाँ सी डैश जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। पुनः हम देखते हैं कि जब पार्टिकल ए बिंदु पर था तो x इक्वल टू ए और t इक्वल टू 0, और जब ये दोनों मान हम यहाँ रखेंगे तो हमें सी डैश का मान 0 प्राप्त होता है, अर्थात रूट म्यू टी इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स बाई ए, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। और यह समीकरण हमें ये दर्शाता है कि किसी समय t पर पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी x कितनी होगी, वो हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी पार्टिकल के लिए यह समीकरण उसकी दूरी और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। इसे हम अगर t के सापेक्ष अवकलन करें, डिफरेंशिएट करें, तो हमारे पास v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी
इज इक्वल टू ए रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। यह वेलोसिटी और टी के बीच संबंध को दर्शाता है। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये समीकरण इस प्रतिकर्षण के अधीन चलने वाले कण की गति को दर्शाता है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं। मान लेते हैं कि पार्टिकल को किसी वेलोसिटी v से a से o की तरफ फेंकते हैं। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल इज थ्रोन टुवर्ड्स o विद वेलोसिटी v फ्रॉम a। तो समीकरण नंबर 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी x इक्वल टू c1 कॉस ऑफ रूट म्यू टी प्लस c2 साइन x इक्वल टू c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। यहाँ पर c1 और c2 दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू c1 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c2 रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर 7 नाम दे देते हैं। अब प्रारंभ में जब x इक्वल टू a है, t इक्वल टू 0 है और चूंकि हम v वेलोसिटी से उसको फेंक रहे हैं तो dx बाई डी टी का मान होगा -v। तो समीकरण 6 में जब हम x इक्वल टू a और t इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें c1 का मान a प्राप्त होगा। और समीकरण 7 में जब हम t की जगह 0 और dx बाई डी टी की जगह -v रखेंगे तो हमें c2 का मान -v बाई रूट म्यू प्राप्त होगा। और ये दोनों c1 और c2 के मान हम समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है x इक्वल टू a कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी -v बाई रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। इसको हम समीकरण नंबर 8 नाम दे देते हैं। और इसको जब हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वेलोसिटी यानी dx बाई डी टी इज इक्वल टू a रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी -v कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्राप्त होता है। और इसको हम समीकरण नंबर 9 नाम दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 1, 8 और 9 से कण की गति इस स्थिति में प्राप्त होती है। अब पार्टिकल को हम O की तरफ फेंक रहे थे तो हम ये देखते हैं कि केंद्र तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, यानी टाइम टू रीच द सेंटर। मान लेते हैं कि पार्टिकल को केंद्र तक पहुंचने में कैपिटल T समय लगता है। तो इक्वेशन नंबर 8 में जब हम t की जगह कैपिटल T और x इक्वल टू 0, क्योंकि जब पार्टिकल केंद्र पर पहुंच जाएगा दूरी उसकी 0 हो जाएगी, तो समीकरण नंबर 8 में हम x का मान 0 रखेंगे और t की जगह कैपिटल T रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचती है। और इससे हमारे पास रिजल्ट आता है tan हाइपरबोलिक रूट म्यू टी इज इक्वल टू a रूट म्यू बाई v और टाइम t इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ a रूट म्यू बाई v। इसको हम समीकरण नंबर 10 नाम दे देते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर हम माने कि v जिस वेलोसिटी से पार्टिकल को हमने केंद्र की तरफ फेंका था वो a रूट म्यू के बराबर है, तो उस केस में tan हाइपरबोलिक रूट म्यू टी का मान 1 हो जाएगा और तब हमें t यानी केंद्र तक पहुंचने में लगे गए समय का मान इनफाइनाइट प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि कण सदैव केंद्र की तरफ चलता रहेगा परंतु केंद्र पर कभी नहीं पहुंचेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल मोशन अंडर रिपल्शन वेराइंग एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, ए पार्टिकल मूव्स along the axis of x starting from rest at x equal to a for an interval t1 from the beginning of the motion. The acceleration is minus mu x. For the subsequent time t2 the acceleration is mu x and at the end of this interval the particle is at the origin. Prove that tan of t1 root mu tan hyperbolic of t2 root mu is equal to 1। अर्थात एक कण किसी स्थिर बिंदु x इक्वल टू a से विरामावस्था से रवाना होकर x अक्ष की दिशा में चलता है। गति के प्रारंभ में t1 समय तक इस पर आकर्षण बल माइनस म्यू एक्स त्वरण उत्पन्न करता है। इसके पश्चात t2 समय तक प्रतिकर्षण बल म्यू एक्स मंदन उत्पन्न करता है। यदि इस अंतराल के बाद कण मूल बिंदु पर हो तो सिद्ध कीजिए कि tan ऑफ t1 रूट म्यू इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ t2 रूट म्यू इज इक्वल टू 1।
मान लेते हैं O मूल बिंदु है तथा O से स्मॉल a दूरी पर स्थित किसी बिंदु A से कण गति प्रारंभ करता है। मान लेते हैं कि t1 समय पश्चात कण B बिंदु पर पहुंचता है और उसके t2 समय पश्चात कण O बिंदु पर पहुंचता है, जहां OB हमने स्मॉल b मान लिया और OA हमने स्मॉल a मान लिया। तो A से B के मध्य मान लेते हैं किसी समय पर पार्टिकल की स्थिति P बिंदु पर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी पॉइंट P बिटवीन A एंड B इज x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। t1 इंटरवल में पार्टिकल का जो आकर्षण बल है वो माइनस म्यू एक्स दे रखा है, इसलिए हमारे पास x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। जब हम इस समीकरण को अवकल समीकरण के माध्यम से सरल करेंगे तो हमारे पास है x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ रूट म्यू टी प्लस बी साइन ऑफ रूट म्यू टी, जहाँ a और b कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। इस समीकरण को जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू टी प्लस b रूट म्यू कॉस ऑफ रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। पार्टिकल a बिंदु से प्रारंभ करता है और विरामावस्था से प्रारंभ करता है, अतः इनिशियली एट a t इक्वल टू 0, x इक्वल टू a एंड dx बाई डी टी इज़ ऑल्सो 0। तो हमारे पास 3 रिजल्ट्स हैं, 3 कंडीशंस हैं, t इक्वल टू 0, x इक्वल टू a और dx बाई डी टी इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a प्राप्त होती है, और t इक्वल टू 0 और dx बाई डी टी इक्वल टू 0 जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमें b का मान 0 प्राप्त होता है। कैपिटल A और b के ये मान जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारे पास एक समीकरण 1 का जो सॉल्यूशन है वह प्राप्त होगा x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं। जब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास है dx बाई डी टी जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है और इधर इसका मान है माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब पार्टिकल P से B की तरफ बढ़ेगा और जब पार्टिकल B बिंदु पर पहुंच जाएगा तो x बराबर स्मॉल b हो जाएगा और t, क्योंकि A से B तक पहुंचने में उसको t1 समय लगता है तो t का मान t1 हो जाएगा, और ये दोनों मान जब हम समीकरण नंबर 4 और 5 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 4 से मान है b इज इक्वल टू a कॉस ऑफ रूट म्यू t1, और समीकरण 5 से हमारे पास वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी एट b को हम vb मान लेते हैं, तो समीकरण 5 से vb इज इक्वल टू माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू t1। अब पार्टिकल B से O की तरफ बढ़ेगा और B से O की तरफ बढ़ने में हमें जो प्रतिकर्षण बल है वो म्यू एक्स दे रखा है, और मान लेते हैं कि किसी समय पर पार्टिकल की स्थिति Q बिंदु पर है, तो B से O के बीच कण की गति का समीकरण हम लेते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स, मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन एट ए पॉइंट Q बिटवीन B एंड O इज़ x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स, इसको हम समीकरण नंबर 6 नाम दे देते हैं। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है x इज इक्वल टू c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 7 नाम दे देते हैं। और जब हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास है dx बाई डी टी इज इक्वल टू c1 रूट म्यू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस c2 रूट म्यू कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, इसको हम समीकरण नंबर 8 नाम दे देते हैं। जब पार्टिकल B पॉइंट पर है तब इस मोशन के लिए t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू b, और vb का मान हो जाएगा माइनस a रूट म्यू साइन रूट म्यू t1। तो जब t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू b हम समीकरण नंबर 7 में रखेंगे तो हमारे पास c1 का मान b आ जाएगा, और t इक्वल टू 0 और dx बाई डी टी यानी vb की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे तो हमारे पास c2 का मान आ जाएगा माइनस a साइन ऑफ रूट म्यू t1।
C1 और C2 के मान जब हम समीकरण नंबर 7 में रखेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट जो प्राप्त होगा वह है x इज इक्वल टू बी कॉस ऑफ रूट म्यू टी माइनस ए साइन रूट म्यू T1 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। x इज इक्वल टू बी कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू टी माइनस ए साइन रूट म्यू T1 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी। जब पार्टिकल मूल बिंदु पर पहुंचता है तब x का मान 0 हो जाएगा और t का मान T2 हो जाएगा। तो ये मान जब हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास है 0 इज इक्वल टू यानी x इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू T2। तो b कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू T2 माइनस a साइन रूट म्यू T1 माइनस इंटू साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू T2। इसको हम यूँ लिख सकते हैं b कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू T2 इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू T1 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू T2। अब यहाँ b का मान जो हमने पूर्व में ज्ञात किया है वो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है a कॉस रूट म्यू T1 कॉस हाइपरबोलिक रूट म्यू T2 इज इक्वल टू a साइन रूट म्यू T1 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू T2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan ऑफ रूट म्यू T1 इंटू tan हाइपरबोलिक ऑफ रूट म्यू T2 इज इक्वल टू 1। और यही हमें सिद्ध करना था।